आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में यूएनएस स्कॉलरशिप के बारे में। सो यूएनएस स्कॉलरशिप जो है ये दो तरह की है, फुली फंडेड भी है, पार्शली फंडेड भी है। ये इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है जो कि सोलो सिटी में पाई जाती है, जो उसमें सोलो सिटी में है, उसकी एक स्कॉलरशिप है। तो ताख़ीर के बाद हम आते हैं, आप जस्ट गूगल पे आप लिखें यूएनएस स्कॉलरशिप तो आपके पास, चूँकि मैंने सर्च किया हुआ है तो मेरे पास ये आ गई है। आप लिखेंगे तो यूएनएस स्कॉलरशिप तो आपके पास यूएनएस स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब यूएनएस स्कॉलरशिप में आप फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक करें तो आपका फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, यूएनएस स्कॉलरशिप में सबसे पहले जो उन्होंने चीज़ दी है वो दी है सेल्फ़ फंडिंग के बारे में। सेल्फ़ फंडिंग, यार जी, मैं कभी किसी को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग सेल्फ़ फंडिंग पे बाहर जाएँ मास्टर्स और बैचलर्स या पीएचडी के लिए। जब आपके पास लाखों के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहिए। तो मैं तो फर्स्ट इस चीज़ पे कभी बात भी नहीं करता कि आप अपना पैसा लगा के बाहर आएँ। अच्छा, तो बात करते हैं अब जो यूएनएस स्कॉलरशिप के ऊपर। यूएनएस स्कॉलरशिप दो तरह की है, फुली फंडेड है और पार्शली फंडेड है। फुली फंडेड में आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है वो ट्यूशन फ़ी वेवर है। दूसरी आपके पास मंथली अलाउंस। अब मंथली अलाउंस कितना मिलना है? 1 मिलियन जो है आईडीआर है, इंडोनेशियन रुपी में 1 मिलियन बैचलर्स के लिए, 1.2 मिलियन मास्टर्स के लिए और 1.7 मिलियन डॉक्टरल के लिए। इंडोनेशिया के अंदर रहने के लिए, चूँकि आपको यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि डॉर्मेट्री भी फ्री है, शेयरिंग रूम में एक रूम में 2 बंदे होंगे और उसके अलावा ब्रेकफास्ट भी फ्री है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। तो आपको वो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको डॉर्म्स फ्री हों सिर्फ और आपने 3 टाइम खाना खाना हो तो 1.5 मिलियन आपका ख़र्चा आएगा मैक्सिमम, अगर आप अय्याशी करके खाना खाएँ बाहर से। और अगर अपना बनाना चाह रहे हो तो आपका जो ख़र्चा आता है वो 5 से 7 लाख रुपए आते हैं, जस्ट 5 to 7 लाख रुपए अगर आप अपना खाना बनाना चाहें अपने रूम के अंदर या अपने बिल्डिंग के अंदर। पहले महीने आपका ख़र्चा होना है क्योंकि अपने अप्लायंसेस ख़रीदने हैं। इंडोनेशिया में लाइट नहीं जाती, जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है और जब आप डॉम्स में रहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ता, तो आप लोग वहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। तो आपका 5 से 7 लाख ही लगेगा महीने का मैक्सिमम कुकिंग में, अगर आप अपनी करना चाहें तो। उस हिसाब से जो स्टाइपेंड है वो काफ़ी है खाने पीने के हिसाब से। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ख़रीदारी करनी है, घूमने फिरने के मामले में इंडोनेशिया बहुत आला है। बहुत प्यारी जगहें हैं। आपको जितने इधर आइलैंड्स हैं तो ज़ाहिर बात है वो आप, तो उसके लिए आपको फिर ये क्या करना पड़ेगा कि आपके पास पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो उसके लिए जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप ऑनलाइन वर्क करें। अगर आपको घर से मिल सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। डॉक्टरल डिग्री के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप इतनी अमाउंट में डॉक्टरल पीएचडी करने यहाँ पे हैं, कभी ज़िंदगी में ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके अलावा जो है फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स की बात करें तो इंडोनेशियन लैंग्वेज बहुत ईजी है। इसमें ये होता है कि अगर बैचलर आपकी 4 साल की है तो आपको 4.5 साल में ये कंप्लीट कराएंगे। मास्टर्स 2 साल की है तो आपके 2.5 साल लगने हैं, क्योंकि 6 महीने का इनका जो है वो लैंग्वेज कोर्स होगा। और भाषा बहुत ईजी है। भाषा में कोई टेंसेस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप जिस तरह बोलो दूसरे को समझ आनी चाहिए बस। जैसे आपका नाम क्या है, कामू नामा से आपा, नामा कामू से आपा, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसमें। सो ये चीज़ नहीं होती, इसके अंदर टेंसेस नहीं होते। तो ये थी हमारे पास जो फुली फंडेड इसकी कवरेज है। इसमें टिकट कास्ट, वीज़ा कास्ट नहीं है, वो आप लोगों को खुद ख़रीदना पड़ेगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है करने को और आपके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं, आप इंडोनेशिया भी घूमना चाहते हो तो स्कॉलरशिप को अवेल करें। उसके बाद पार्शल स्कॉलरशिप की बात करें, पार्शल स्कॉलरशिप में जस्ट ट्यूशन फ़ी वेवर है और इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स फ्री है। अच्छा, तो अब ये है कि यार कंपटीशन बहुत होता है, हर स्कॉलरशिप में कंपटीशन बहुत होता है। इस स्कॉलरशिप पर भी मेरे जानने वाले 3 से 4 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, तो कंपटीशन बहुत है। लेकिन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सिंपल वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट होती है कि नॉन इंडोनेशियन होना चाहिए, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होना चाहिए, रेफ्यूजी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और सेहत भी ठीक होनी चाहिए, कोई उसको ख़ास सीवियर किस्म की बीमारी ना हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इंडोनेशिया में इलाज बहुत महंगा है। पूरी दुनिया में अगर मैं एक बात करूँ, इलाज बहुत महंगा है सिवाय पाकिस्तान और इंडिया वगैरह के। हमारी जो कंट्रीज़ हैं, हमारे कंट्रीज़ में इलाज बहुत सस्ता है।
यहाँ जस्ट आपको छोटा-सा फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंडेज ही लगवाना है तो आपका कम से कम पाकिस्तानी 2000-2500 लगना ही लगना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे हमें कट लग जाए, हम उसके ऊपर बैंडेज लगा दें, बैंडेज कर लें, तो इधर ये हिसाब है। और अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पेट दर्द, मैदे की या बुखार की गोली लेनी पड़ जाए तो आपका कम से कम 1000, 1200-1500 लग जाता है। तो काफ़ी महँगा है इलाज के मामले में। अच्छा, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपसे आइल्स, टोफल्स, पीटी वगैरह मांगते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले रिसेंट फॉर्मल फ़ोटोग्राफ। तो फ़ोटोग्राफ के बारे में मैं एक मशवरा ये दूँगा कि आप लोग अगर इतने सीरियस हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोगों को चाहिए रेड बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड के साथ आप 3 किस्म के आपके पास फ़ोटो आपके लैपटॉप के अंदर पड़े होने चाहिए। वाइट बैकग्राउंड वाले तमाम फ़ोटो आपके चाइना की हर स्कॉलरशिप के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोग्राफ ही चाहिए होता है। इंडोनेशिया में कहीं रेड चाहिए होता है, कहीं ब्लू चाहिए होता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आपके पास तीनों फॉर्म्स में आपका फॉर्मल फ़ोटोग्राफ आपके पास रखा हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जैसे होता है उसको स्कैन करके आप अपने पास रख लें। तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए चाहते हैं तो फर्स्ट चीज़ आप ये करें, अगर आपने आज नहीं बनाया तो अभी से अपना पासपोर्ट बना लें। बेशक आप विदाउट पासपोर्ट भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं इनिशियली, लेकिन बाद में आपको जमा कराना होता है। लेकिन जब भाई आपने अप्लाई करना ही करना है, आपका बाहर जाने का माइंड है ही है, तो आप क्यों पासपोर्ट नहीं बना रहे? हाँ यार, सिंपल सी। और मैं आपको एक जोक और एक सीरियस सी एक बात बोलूँ, आप लोग ये कर लें, उम्रे की नियत कर लें। पासपोर्ट के हम उम्रा करने के लिए पासपोर्ट बना रहे हैं, स्वाब मिलेगा। हाँ, वैसे जस्ट जोकिंग तो ये है कि आप लोग पासपोर्ट अभी से बना लें, लाज़मी बना लें पासपोर्ट। उसके बाद सर्टिफ़िकेट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आप की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, जिस दिन आपको ट्रांसक्रिप्ट मिले, ये मेरी एक नसीहत याद रख लें, उसी दिन डिग्री के लिए अप्लाई कर लें। लाज़मी डिग्री के लिए अप्लाई कर लें। तो अगर आपकी अभी लास्ट सेमेस्टर में तो आप होप सर्टिफ़िकेट बना लें, और अगर आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और आपको अभी तक डिग्री मिली नहीं है तो आप प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट बना लें। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है मेरे भाई। लेकिन अगर आप लास्ट सेमेस्टर में तो होप सर्टिफ़िकेट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सर्टिफ़िकेट की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ सर्टिफ़िकेट आप एक काम कर लें, सिंपल सा एक हेल्थ सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर लें। चाइना और जापान में वो नहीं चलेगा कभी भी। आप सिंपल सा एक हेल्थ सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करें, करके उसमें आप ये कीजिएगा कि एक एचआईवी का टेस्ट करा लें, एक्सरे करवा लें और ब्लड सीपी करवा लें। 3 टेस्ट करवा के डॉक्टर से स्टैम्प करवा के वो फॉर्म फिल कर लें बस। वो आप हर स्कॉलरशिप में, अगर कोई भी स्कॉलरशिप आपसे मांगती है, मासवाए चाइना और जापान की स्कॉलरशिप में वो लोग अपना अलग से फॉर्म देते हैं, वो फिल करवाना होता है। आप कोई भी चला सकते हैं, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो इतना चेकअप नहीं करते कुछ भी। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद करिकुलम विटाए सीवी के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा यूरोपास पे अच्छी सी सीवी बना लें। सीवी आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं तो आपकी सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो आपके ट्रांसक्रिप्ट उठा के पूरी नहीं पढ़ता, वो आपकी जो सीवी देखेगा उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट देखेगा, अगर उसे देखनी हुई तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट ये आपको टेम्पलेट देंगे, आपको जस्ट फिल करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं ज़रूरत। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ले लें, बना लें। मैक्सिमम स्कॉलरशिप में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स आपसे आइल्स मांगती हैं। फॉर एग्जांपल थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, वो तो चलो कंट्री डिफरेंट आ जाती हैं। ये मैं छोटी कंट्रीज़ की बात करूँ, ये लोग आपसे आइल्स मस्ट मांगते हैं। तो आपको ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स या टॉफल्स दे दें, ताकि आपकी जो ब्रॉडनेस, आपकी जो एप्लीकेशन ना, वो आपकी एक एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है, दूसरा आपकी ब्रॉड हो जाती है कि आप डिफरेंट जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं देखनी पड़ती यार इसके लिए आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, हम सिर्फ विदाउट आइल्स में अप्लाई करें। देखें, विदाउट आइल्स में 1000 बंदा अप्लाई करेगा, विद आइल्स में 100 बंदा अप्लाई करेगा, तो भाई परसेंटेज आपके हासिल करने के जो ज़्यादा हो जाते हैं विद आइल्स के साथ। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको ऑलमोस्ट हर स्कॉलरशिप में चाहिए होते हैं। 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर अपने 3 एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो हैं उनसे आप जाएँ, मिलें, आप टाइप करके ले जाएँ, उनसे साइन और स्टैम्प करवा लें, फिर उसको स्कैन करके उनको पीडीएफ फॉर्म में भेज दें। कि सर बाज़ स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि सर को खुद अपलोड करना पड़ता है स्कॉलरशिप पे रिकमेंडेशन लेटर, उनके पास मेल आती है और उन्हें जैसे अपलोड करना पड़ता है, तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो उठाएँ अपलोड कर दें। टीचर बिजी होते हैं यार, नो डाउट अबाउट इट, तो आपको खुद भी कुछ काम कर लेना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम पीएचडी वालों के लिए रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है कि मास्टर्स में बहुत कम रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। अब मोटिवेशन लेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्कॉलरशिप में मोटिवेशन लेटर है।
कि भाई आप स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई कर रहे हो, किस लिए अप्लाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप का आपको फ़ायदा क्या होगा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक़ क्या है, उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा हुआ, कितना पढ़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट का आपको फ़ायदा क्या होगा, आपने फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो आपको वो स्कॉलरशिप देंगे, उस कंट्री को क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है, आपकी कंट्री को क्या फ़ायदा है। इन सब चीज़ों को समराइज़ करना पड़ता है मोटिवेशन लेटर के अंदर। एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिखना है कि आपने ये स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हर स्कॉलरशिप में आप उसी के हिसाब से चेंजिंग करते जाएँ। और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द नियरेस्ट एम्बेसी। अब इंडोनेशिया की हर स्कॉलरशिप के लिए आपको एम्बेसी को मेल करनी होती है, उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है। रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए आपको लेटर ऑफ ऑफ़र फ्रॉम यूएनएस, जैसे ये है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे ऑफ़र लेटर विद पासपोर्ट या आईडी कार्ड और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। मीन्स कि आप ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वगैरह आप अपने भेज दें और मेडिकल फॉर्म भी साथ भेज दें। आप भेजेंगे किसको, एक इनकी स्कॉलरशिप है कैब्रिश, मैं आपको लिंक में दे दूँगा, कैब्रिश @scholarship.edu.id, इस तरह से एक स्कॉलरशिप है, उसके ऊपर आपने मेल करनी होती है। मेल में आपने ये सबसे फर्स्ट ये लिखना होता है कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ कि आई हैव डन माई बैचलर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम अप्लाइंग टू गो, आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर माई मास्टर्स इन इंडोनेशिया in UNS. So for the UNS scholarship, I need a recommendation letter from embassy. I have attached following documents in this email. So kindly provide me recommendation letter. तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो आपको recommendation letter प्रोवाइड कर देते हैं और वो recommendation letter आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ थी कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देख लें, मिनिमम CGPA आपका 3 होना चाहिए और स्कॉलरशिप में आप लेने के बाद भी आपको 3 CGPA मेंटेन करना ज़रूरी होता है 4 में से। यहाँ ईजी होता है, यहाँ CGPA लेने का इतना इशू नहीं होता, सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। आप पढ़ाई करें, आप असाइनमेंट्स वगैरह दे दें, सब कुछ कर लें। और लॉज, भाई आपको लॉ को अबाइड करना पड़ेगा आपको, लॉज कानून को फॉलो करना पड़ेगा। सही है, तो सिंपल ये होता है काम कि आपको यहाँ से आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम देख सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। फर्स्ट फॉर्म आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, सेकंड आपका उसका जो पैराग्राफ होगा, सॉरी सेकंड जो पेज होगा वो एकेडमिक होगा, थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, मोटिवेशन वगैरह करनी पड़ती है। अब उसके बाद आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, ये एक हल्का सा टेस्ट लेते हैं, छोटा सा, बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, बहुत ईजी, क्योंकि मैंने ये टेस्ट दिया हुआ है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये बहुत इजी टेस्ट होता है। अब टेस्ट में सिंपल से 2 से 3 पार्ट्स आ जाते हैं, उसमें से आपका जो इंग्लिश होती है और मैथ्स होती है, वर्बल नॉन वर्बल वो वाली चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है, तो इतना टेस्ट वगैरह में इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। टेस्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटरव्यू सिलेक्शन, इंटरव्यू का टेस्ट है। तो जब इंटरव्यू भी इनका बिल्कुल सिंपल होता है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बस आपको जस्ट कुछ भी मसला नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है इंटरव्यू में। और इंग्लिश इनकी इतनी अच्छी नहीं है, सो इसलिए आपका जो इंटरव्यू होता है वो बड़ा इजीली और स्मूथली हो जाता है। इंटरव्यू में इतना आपको मसला नहीं आएगा। उसके बाद डेट की बात करें तो 30 सितंबर इसकी जो लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 दिन तक हो जाएगी। 10 से 11 अक्टूबर तक आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, 18 तक आपका हो जाएगा इंटरव्यू हो जाएगा फाइनल। आप 28 अक्टूबर तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी और जनवरी में आप इंशाल्लाह अज़्ज़ा इंडोनेशिया होंगे। आएँ, पहला सेमेस्टर आप लोगों का वैसे भी होना है, उसका लैंग्वेज का होना है, तो आपको पहले सेमेस्टर में चिल करें, एंजॉय करें, घूमें फिरें, याशी करें और साथ पढ़ें। लैंग्वेज इनकी काफ़ी ईजी, और सेकंड सेमेस्टर से आप फिर जाके आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ घूमने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, जकार्ता भरा पड़ा है, बैंगलोंग है, बोगोर है, मैं ईजी की बात करता हूँ, बाली है आपके पास। सो ये सिंपल चीज़ है। उसके बाद अप्लाई करने की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप सिंपल, आपके पास ये लिंक गिवन है, क्लिक करें। तो यहाँ से आपका अगर अकाउंट पहले बना हुआ है तो ठीक, नहीं बना हुआ तो अब आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन करनी है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ईमेल लिखनी है और अपना नाम लिखना है और आपने सेंड कर देना है। फिर आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, लॉगिन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपको आ जाएंगी। सो ये था हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसीजर था जो कि आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। इंशाल्लाह आपको हर स्कॉलरशिप के मतलब कैसे ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप खुद अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो। जितनी मेहनत करोगे छोटी छोटी स्कॉलरशिप से अप्लाई करके ना, तो आपको जब नेक्स्ट बड़ी स्कॉलरशिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ इरास्मस है, उसके बाद मैक्स्ट है, CSC है,
ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं। सीएसई चाइना को यार छोटा ना लो, अल्लाह के बंदो, बहुत बड़ी बला है सीएसई चाइना। इतनी बड़ी वीआईपी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना एक बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। सो अप्लाई करना शुरू करो। जहाँ कोई मसला हो आप कमेंट में मैसेज कर दो, फेसबुक पे कहीं भी कमेंट करोगे तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपको हर तरह से कोई डॉक्यूमेंट बनाने में मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, आप सब इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। सो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।